हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और मैं इस लेक्चर में B6 सेमेस्टर के लिए एक सब्जेक्ट है दैट इज़ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 2। इसमें हम चैप्टर 2 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया, जिसमें हमने लैप जॉइंट का बना करके एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकाली थी। ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आ रही थी हमारी 45.27 किलो न्यूटन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। ठीक है, अभी अब हम निकालने जा रहे हैं सेकंड केस दैट इज सिंगल कवर बट जॉइंट के केस के लिए। इसमें कवर प्लेट का थिकनेस कितना है आपका 10 mm, और हमको क्या निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। इसमें बोल्ट का आपका डायमीटर कितना रहेगा 20 mm। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या ड्राइंग बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है और किस टाइप का ड्राइंग बनेगा ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो एक आपको देखो स्क्रीन पे आपके एक डायग्राम दिख रहा है, जिसमें आपका दो मेन मेंबर है जिसका थिकनेस कितना है 12 mm, और जो आपका कवर प्लेट है उसका थिकनेस कितना है 10 mm, जिसमें नंबर ऑफ आपका बोल्ट कितना है 1 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में भले आपको 2 दिख रहा है, बट हम इसको 1 कंसिडर करके चलते। क्यों? क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन के लिए आइदर या तो ये वाला साइड फेल होगा या तो ये वाला साइड फेल होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं फेल होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या लेना है, जो आपका जो कैलकुलेशन के लिए हमारा जो टी कौन सा होगा, सबसे जो मिनिमम वाला होगा वो हमको कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो 10 और 12 इन दोनों में सबसे कम कौन है 10, तो हम क्या कंसिडर करेंगे 10 कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट सिंगल शेयर कैसे निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पेज 75 में क्लाउस 10.3.3 वहाँ से आप क्या निकालेंगे शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने निकाला था, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दैट इज VDSB डिवाइडेड VDSB इज इक्वल टू VNSB अपन गामा एम बी क्या आपका पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, और VNSB क्या आपका ये आपका नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट। उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ था, जैसे कि पिछले केस में देखते हैं हम यहाँ पे FUB अपॉन, तो अगर मैं VDSB का कंप्लीट फार्मूला पढ़ूँ तो डैट इज FUB मतलब आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाई √3 इंटू पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, और ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटू नेट एरिया ऑफ बोल्ट प्लस नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू सैंक एरिया इंटू एरिया ऑफ बोल्ट, कहाँ का सैंक एरिया का। तो पहली बात तो आपका कोई भी आपका सैंक वाला पोर्शन से तो कोई फेलियर हो ही नहीं रहा है, कहाँ से हो रहा है थ्रेड पोर्शन से हो रहा है ओनली, इसलिए हम क्या कर रहे हैं NS इंटू AS क्या कंसिडर कर रहे हैं 0। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ये भी सॉल्व होगा। नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना था हमारे डायग्राम के हिसाब से 1 आया था। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 था, तो नॉर्मली हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट किया तो मैंने क्या है देखो मेरा FUB डिवाइडेड बाई गामा √3 इंटू गामा MB और NN इंटू ASB। अब ASB आपको कितना कंसिडर करना है मैंने बताया था, जब भी थ्रेड पोर्शन से आपका फेलियर होगा तो हम ये मान के चलते जो थ्रेड बनाने के कारण 78% हमारा मॉनली मटेरियल रह गया, मतलब कि 22% आपका रिडक्शन हो गया मटेरियल का। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं टोटल डाया का 78%, मतलब टोटल एरिया का 78% ओनली कंसिडर कर रहे हैं। इंटू 1 क्या आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शेयरिंग दैट इज VDSB इज इक्वल टू 45.27। ये क्या है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है हमको डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बियरिंग। ठीक है, तो देखो बियरिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज आपको जाना है कौन से पेज 75 10.3.4 में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट चेक करनी है। ठीक है, उसके लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज VDPB मतलब कि डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाई गामा MB मतलब पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो VDPB हम सबको VDPB निकालने के लिए हमको VNPB पता होना चाहिए। तो VNPB क्या होता है आपका 2.5 टाइम्स ऑफ बियरिंग फैक्टर इंटू डाया ऑफ बोल्ट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। उसमें कौन सा कंसिडर करना है हमको मिनिमम वाला कंसिडर करना है T मिनिमम। ठीक है, और ये FU क्या है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ आपका डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो मेरा डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितना आ रहा है देखो 2.5 टाइम्स ऑफ इंटू 0.5। अब 0.5 KB कैसे आया, KB के लिए हमने बताया था कि हमारे पास 4 वैल्यू, कोड ने हमको 4 वैल्यू सजेस्ट की है, उनको चेक करना है हमको। पहला क्या था आपका दैट इज़
एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल। दूसरा क्या था आपका, पिच डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल माइनस 0.25, है ना। और तीसरा क्या था आपका, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। और चौथा क्या था, 1। इन तीनों में जो भी सबसे मिनिमम होगा वो मेरा क्या होगा, बियरिंग फैक्टर। ठीक है, बियरिंग फैक्टर होगा। अब देखो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, मैं मान लो, और मैंने चेक किया था लास्ट केस में, तो मेरा KB कितना आ रहा था आपका 0.5। तो दोबारा मैंने यहाँ पे रीचेक नहीं किया क्योंकि मेरे को पता 0.5 मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, 20 mm डाया बोल्ट के लिए। तो उस केस के हिसाब से मैं यहाँ पे KB की वैल्यू 0.5 रखता हूँ सीधे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 0.5 इंटू डाया बोल्ट कितना है 20, और T कितना होगा, थिकनेस कौन सा लेना है हमको, मिनिमम वाले प्लेट का, डेट इज़ 10 mm। और यहाँ पे FU क्या लेना है हमको, प्लेट का, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डेट इज़ 410। गामा MB कितना लेना है हमको, 1.25, दैट इज़ पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। तो मेरा यहाँ से आ रहा है आपका डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फॉर एनी प्लेट और एनी बोल्ट, दैट इज़ 82 किलो न्यूटन। ठीक है, कितना आ रहा है, 82 किलो न्यूटन। अब चेक करो इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन, तो सबसे मिनिमम किस में आ रहा है, शियर कैपेसिटी में आ रहा है। तो ये हो गई मेरी क्या, डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, किसकी, बोल्ट की, दैट इज़ बोल्ट वैल्यू जिसको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ इन शियरिंग एंड बियरिंग, दैट इज़ 45.27 किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्या, अब हमको क्या निकालना है, तीसरा केस पढ़ते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, डबल कवर, अंडरलाइन करो, डबल कवर बोल रहा है ना, डबल कवर प्लेट रहेगा, और कौन सा जॉइंट बनाने बोल रहे हैं, बट जॉइंट, जिसमें आपको कवर प्लेट का थिकनेस कितने लेने बोला है, आपका 8 mm। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाने आना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। तो डायग्राम आपका कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका कवर प्लेट है, ये आपका मेन प्लेट है, और ये आपका कवर प्लेट है। दोनों साइड कवर प्लेट बना करके हम क्या बनाए, एक बट ज्वाइंट, इसमें से हम दो, यहाँ क्रॉस सेक्शन भी में आपको 2 बोल्ट दिख रहा है, बट हम यहाँ पे एक ही बोल्ट ही कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, बिकॉज या तो आइदर ये वाला साइड फेल होगा या तो ये वाला साइड फेल होगा। ठीक है, तो देखो, और एक चीज़ और, यहाँ पे हम T मिनिमम कौन से कंसीडर करेंगे, तो मेरे को कवर प्लेट का जो 2 कवर प्लेट है उन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, उनका थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा, डेट इज 16 mm। और जो मेन प्लेट का थिकनेस कितना है आपका, 12 mm। इन दोनों में जो भी सबसे कम आएगा वो हमको क्या लेना है, डेट इज़ हमारा वो T होगा। एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लास्ट वाले केस में हमने क्या कंसीडर किया था, 10 mm, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कवर प्लेट था और एक जो मेन प्लेट था उसका थिकनेस कितना था, 12 mm। बट यहाँ पे 2 कवर प्लेट है, तो हम दोनों कवर प्लेट का थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा, डेट इज़ 8 mm प्लस 8 mm इज इक्वल टू 16 mm। और मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 12 mm। तो यहाँ पे मेरा T मिनिमम कितना हो गया आपका, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चेक अप्लाई करो कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ शियर प्लेन हो सकता है। तो मान लो कि मैंने इस प्लेट से, कोई इस प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन, इस प्लेट से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस प्लेट से पास हो रहा है और इसके भी प्लेट से पास हो रहा है। ठीक है, ये इस फोर्स के कारण हो सकता है कि इसमें क्या हो, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, या मान लो ये वाला बोल्ट अगर फेल हो रहा है तो ये वाला जो एरिया होगा इसको इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब ये इधर खिंचाएगा तो होगा क्या, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, मतलब कि ये 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, 1 एंड 2 नंबर ऑफ शियर प्लेन है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ शियर प्लेन है, 2। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। हमको क्या चेक करना है, सबसे पहला चेक क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, दैट इज NN इज इक्वल टू 2। अब ध्यान रखेंगे आपका, यहाँ पे आपको 2 एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, सॉरी एक सेकंड, ये जो NN है नंबर ऑफ शियर प्लेन 2 है यहाँ पे। ठीक है, बट एक तो कहाँ से पास हो रहा है, एक तो आपका पास हो रहा है आपका कहाँ से, ये सैंक पोर्शन से, तो इसलिए मैं उसको क्या ले रहा हूँ, 1। अगर ये थर्ड पोर्शन से, अगर ये सैंक पोर्शन से पास हो रहा है तो मैं क्या लूँगा, NS इज इक्वल टू 1, मतलब कि टोटल क्या हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, NN 1 लेना है और NS कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, पेज 75, मतलब IS 800 2007 के अकॉर्डिंग पेज 75 क्लाउज 10.3.3
हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है आपका शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। क्या चेक करना है, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। और शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है, दैट इज VDSB, ठीक, VDSB। तो VDSB कैसे निकालेंगे, नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ठीक है, दैट इज VNSB क्या होता है आपका, FUB अपॉन √3 इंटू नंबर ऑफ शियर पिन इंटू एरिया ऑफ नेट बोल्ट पासिंग थ्रू दी, सॉरी एरिया ऑफ नेट बोल्ट प्लस एरिया ऑफ बोल्ट इन सैंक एरिया, ठीक है। तो देखो FUB कितना होगा आपका 400 मेगा पास्कल, आपका गामा एम बी कितना होगा 1.25, और NN कितना होगा आपका यहाँ पे 1, और ANB कितना होगा 0.78, ठीक है, और NS कितना होगा आपका यहाँ पे 1, और ASB कितना होगा आपका और 2 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है, एरिया। तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है, अंदर दैट इज FUB अपॉन √3 इंटू गामा एम बी ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ ASB इंटू 78%, ठीक। तो ये यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को पुटअप कर रहा हूँ, दैट इज़ 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे वैल्यूज़ को पुटअप किया, तो मेरा जो VDSB मतलब कि क्या, आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, किसमें, जो इन केस ऑफ शियर के रिस्पेक्ट में जब हम शियर कैपेसिटी चेक कर रहे थे, तब हमारा जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 90.54 किलो न्यूटन। अब आगे चेक करते हैं किसमें, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेज 75 में क्लाउज 10.3.4 के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगा वो कितना होगा आपका VDPB इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB, VNPB, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा VNPB, तो VNPB कैसे निकलता है 2.5 इंटू बियरिंग फैक्टर इंटू डाया ऑफ बोल्ट इंटू T मिनिमम, तो T मिनिमम हमारा कितना था 12 mm इंटू FUP, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं VNPB। अब सारे वैल्यूज़ को हम कहाँ पुटअप करेंगे, VDPB के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा KB के लिए हमको IS कोड में 10.3.4 में ही जाओगे तो आपको एक वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है KB के लिए, 4 फार्मूला, डैट इज़ एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ डायाफोल, ये तो पहला था। दूसरा क्या था आपका पिच डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ डायाफोल माइनस 0.25, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है आपका FUB अपॉन FU मतलब कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, और लास्ट वाली वैल्यू थी 1। इन चारों में जो भी सबसे कम होगा वो मेरा क्या होगा, बियरिंग फैक्टर ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो डैट इज़ KB कितना आ रहा है मेरा, मैंने जब चेक किया था तो देखते हैं KB कितना आता है हमारा। तो KB के लिए सब मैं पहले ही बस चेक अप्लाई कर रहा हूँ, डैट इज़ E अपॉन 3 टाइम्स ऑफ D0। तो E कितना होगा हमारा 33 mm जो आया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, 33 डिवाइडेड बाई 3 इंटू D0 कितना 22। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 0.5 आ रहा है KB की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी KB की वैल्यू कितनी होगी 0.5, ठीक है। बाकी में सब में थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसलिए मेरे को पता हुआ है कैलकुलेशन, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे KB की वैल्यू 0.5 पुट कर ले रहा हूँ। तो इन सारे वैल्यूज़ को कहाँ पुटअप करेंगे, VDPB के फॉर्मूले में। डैट इज़ VDPB क्या आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट या फिर डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, ठीक। तो यहाँ से मेरा जो VDPB आ रहा है डैट इज़ 98.4 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करो किस में आपका शियर कैपेसिटी में और बियरिंग कैपेसिटी में सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। तो जहाँ तक 100% मैं गारंटी हूँ जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही किसकी आ रही है, शियर कैपेसिटी में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा या फिर बोल्ट का जो स्ट्रेंथ होगा या फिर बोल्ट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों में जो भी मिनिमम वो लेना है। तो डैट इज़ आपका VDSB इक्वल टू 90.54, ये होगा क्या मेरा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको पूरा IS कोड का इसमें खेल है, आपको IS कोड के सारे क्लाउज और पेजेस
कितने नंबर पे आते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कॉलेज में और एग्ज़ाम में IAS कोड कैरी करके आपको ले जाना है। आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप IAS कोड को यूज़ कीजिए और डायरेक्टली वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। याद रखिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लाउस और पेजेस नंबर ये सब आपको दर्शाना मस्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं दर्शाएंगे तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए, ठीक है। तो आपको IAS कोड्स के सारे पेजेस ये सब आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे जब आप आंसर करेंगे। तो इनकेस इस न्यूमेरिकल में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने नोट सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप क्वेश्चन लगाइए अगर कोई भी डाउट होता है और पूछिए, ठीक है। और एक चीज़ और, आपका ये तो था आपका टाइप 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालिए। अभी हम क्वेश्चन में क्या निकाले, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट अभी निकाले। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे टाइप 2, उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालना पड़ेगा, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, एक तो इफिशिएंसी निकालना पड़ सकता है, और क्या निकालना पड़ सकता है आपको, नंबर ऑफ बोल्ट, या फिर आपका इफिशिएंसी के बाद नंबर ऑफ बोल्ट हो गया, या फिर टेंशन कैपेसिटी के लिए भी अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालने समय। तो ये सब ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू।